नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया कि कनाडा कुड ज्वाइन यूके फ्रांस इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन। तो इससे पहले भी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आया था कि फ्रांस के द्वारा जो है फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कही जा रही है। इसके बाद हमने देखा कि यूके के द्वारा भी यही बात कहा गया कि वो आने वाले जो सेशन है, जो यूएन का सेशन होने वाला है, वहां पर क्या करेगा, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। और इसके बाद यहां पर यह कहा जा रहा है कि कनाडा के द्वारा भी ऐसा सिग्नल दिया गया है कि जिस तरीके से इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में, खास करके गाजा में जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो वहां पर स्टारवेशन की जो समस्या आ गई है, उसके कारण, उसको देखते हुए, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखते हुए कनाडा भी हो सकता है कि इसी लिस्ट में शामिल हो जाए, यानी कि वो भी क्या आगे चल करके फिलिस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज करने का काम कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआर से जुड़ा हुआ। और आपको ध्यान में रखना है कि हमें पढ़ना है कि अगर इतने इंपॉर्टेंट देश, जैसे मैंने नाम लिया कि फ्रांस के द्वारा ये बात कही गई कि वो फिलिस्तीन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, यूके के द्वारा ये बात कही गई, और अभी कनाडा का नाम लिया जा रहा है कि वो भी क्या कर सकता है, फिलिस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसका जो इंपैक्ट है वो किस तरीके से पड़ेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज। तो हम लोग इस सारे मुद्दे पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज क्या आया, न्यूज में यह कहा गया है कि कनाडा अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, मतलब कि कल 30 जुलाई को, 30 जुलाई को आप देखोगे कि न्यूज आया कि कनाडा के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सितंबर में सेशन होने वाला है, जिसमें ये कवास लगाई जा रही है कि वहां पर फिलिस्तीन को लेकर के एक रिजोल्यूशन आएगा और वहां पर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा कौन, कनाडा। तो कनाडा के द्वारा भी ये बात साफ साफ कही गई है। आपको ध्यान में रखना है कि अभी जुलाई 29 को जो है इसी तरह का एक न्यूज ब्रिटेन के द्वारा दिया गया, जो उसने भी ये कहा कि जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है गाजा में, जिस तरीके से जो भी सहायता की चीजें गाजा में भेजी जा रही हैं यूएन के द्वारा या फिर बाकी देशों के द्वारा, उसको रोकने का काम कर रहा है कौन, इजराइल। और जो सीज फायर को लेकर के जो कंडीशन है या फिर सीज फायर की जो बातचीत है, उसमें भी उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इजराइल। इसलिए वो क्या करेगा, आने वाले समय में जब यूएन का असेंबली होगा, यूएन का जब बैठक होगा, तो वहां पर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। तो ऑलरेडी आप देखोगे ये 1 वीक के अंदर में कई सारे देशों ने इस तरीके से फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का जो है दावा किया है, बात कही है। और ये साफ साफ बताता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो गाजा में हो रहा है उसको लेकर के चिंता है। गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हुई है, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई है, उसको लेकर के पूरी दुनिया जो है क्या है, चिंतित है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, फ्रांस, माल्टा, यूके और अब कनाडा, ये सभी देश फिलिस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज करने की बात यहां पर कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये देश मान लीजिए बोल रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा फिलिस्तीन के ऊपर। और जो टू स्टेट जो सोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको जरा हमें समझना होगा। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए जिसको कि आप सभी को ध्यान में रखना है। तो 5 अगस्त से हमारा जो पटना का जो ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि बैच डेट क्या है, 5 अगस्त, और पटना का जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पर। यहाँ पर यह भी है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 35% तक का ऑफ जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो अनअकैडमी आईएएस का वेबसाइट है, अगर वहां पर आप जाते हैं तो आपको कई सारी जो है चीजें यहां पर आपको मिल सकती हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे
अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीकली जो न्यूज एनालिसिस के पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए या फिर आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो ये भी हमारे अनअकैडमी आईएएस के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो बस आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और इन चीजों का लाभ उठाना है। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रख करके प्री और मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू किया जा चुका है ना। और जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, उपलब्ध है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट लेने वाले हैं तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि आखिर आज के जो न्यूज है जिस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि फिलिस्तीन को लेकर के अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल जो सपोर्ट है फिलिस्तीन को लेकर के वो बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो फिलिस्तीन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है, जिस तरीके से इजराइल के द्वारा लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं, नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इन सभी को आप देखोगे काफी लोग घायल हुए हैं, काफी लोग मारे गए हैं। तो जिस तरीके से फिलिस्तीन जो है सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को झेल रहा है, मासिव स्टारवेशन वहां पर यानी कि भूखमरी की समस्या चल रही है। रोज आप देखते होगे फोटो आ रहे हैं जिसमें बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको दूध नहीं मिल पा रहे हैं, भोजन की कमी हो चुकी है, भूखमरी से कई सारे लोग मर रहे हैं। तो इसके कारण आप देखोगे ज्यादातर जो इंटरनेशनल सपोर्ट है फिलिस्तीन के पक्ष में दिखाई आपको दे रहा है, क्योंकि ये वो देश हैं जो कभी इजराइल के साथ खड़े हुए थे। अगर हम बात करें कनाडा की, अगर हम बात करें यूके की, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो आज से नहीं, बाल्फोर घोषणा पत्र से आप देखोगे उसके बाद से ही ये देश उसका क्या कर रहे हैं, समर्थन करते आए हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की अगर ये बात कर रहे हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है फिलिस्तीन में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो मैंने कहा कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि इजराइल के द्वारा जिस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है गाजा में जो एड का काम किया जा रहा है, जो वहां पर सहायताएं भेजी जा रही है उसको रोका जा रहा है, उसको कंट्रोल को रोका जा रहा है। इसके कारण कनाडा क्या कर रहा है, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की जो बात है उसने कही है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि आखिर क्या कारण है कि एक बैग से जो है, एक बैग फिलिस्तीन को लेकर के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अब सामने आ रहे हैं कि वो क्या करेंगे, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हम देखें तो यूएन में आखिर कितने ऐसे देश हैं जो अभी तक फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं या फिर रिकॉग्नाइज करने का बात कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए याद रखिएगा, आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर, 147 कंट्रीज ने जो है अभी तक जो है फिलिस्तीन को या तो रिकॉग्नाइज किया है या फिर रिकॉग्नाइज करने की वो बात कर रहे हैं। ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 193 कितने कंट्री, 147 कंट्री। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो लगभग लगभग 77 टू 80% जो मेंबर हैं किसके, यूएन के, वो ऑलरेडी जो है फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कह चुके हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80वां 80वां जो सेशन है वो 9 सितंबर से क्या होगा, यूएस में शुरू होने वाला है। और इस सम्मेलन में जो है ये बात कही जा रही है कि ऐसे प्रस्ताव लाए जाएंगे जिसमें कि या तो फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए और यूएन का परमानेंट मेंबर बना करके जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको क्या किया जाए, इंपोज किया जाए, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल को बांट करके एक नया देश, 2 नए देश बना दिए जाए। अब यहां पर आप देखोगे कि ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी फिलिस्तीन को। जितना ज्यादा देश फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि फिलिस्तीन को यूएन का मेंबरशिप एज अ कंट्री मिल जाए। और इसीलिए इस बात का क्या है, काफी महत्व है जो कनाडा, फ्रांस और यूके के द्वारा कही जा रही है। तो ये सारे डेटा जो है आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हम
यूके की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें, सभी चाहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन को क्या किया जाए, अभी अपनाया जाए, और इसीलिए इसका क्या है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अब मान लीजिए कि एक सप्ताह के अंदर यूके के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और कनाडा के द्वारा जो है इस तरह की घोषणाएं की गई हैं, और मैंने कहा कि लगभग लगभग 147 कंट्री ऐसे हैं जो यूएन के अंदर फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए क्या है, तैयार है एज अ स्टेट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फिलिस्तीन लगातार ये प्रयास करता रहा है कि यूएन में जो है उसको एक परमानेंट मेंबर के रूप में जगह मिले। परमानेंट मेंबर के रूप में जगह मिलने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन को एक देश के रूप में क्या करती है, स्वीकार करती है ना। और यहां पर अगर मान लीजिए फिलिस्तीन को अगर स्टेटहुड क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो है स्टेटहुड का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मानता हूं, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि फिलिस्तीन एक कंट्री है जिसके पास अपने सॉवरिंग राइट्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए, फिलिस्तीन के लिए। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि करेंटली अगर आप देखोगे तो फिलिस्तीन जो है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट एब्जॉर्वर, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का उसको क्या मिला हुआ है, दर्जा। यानी कि फिलिस्तीन मेंबर तो है किसका, यूएन का, लेकिन एक स्टेट के रूप में मेंबर नहीं है, बल्कि क्या है, एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में क्या है, मेंबर है। ये ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब ये होता है कि फिलिस्तीन यूएन के सेशन में भाग तो ले सकता है, अपनी बातों को तो कह सकता है, लेकिन अगर किसी रिजोल्यूशन पर कोई वोटिंग हो रही है उसमें फिलिस्तीन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि फिलिस्तीन को एक ऑब्जर्वर स्टेट का क्या मिला हुआ है, दर्जा। और अगर फिलिस्तीन चाहता है कि वो एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट से उसको एक स्टेट का दर्जा मिले, कहां पर, यूएन में, तो उसके लिए जरूरी है कि यूएन के अधिकतर देश क्या करें, उसका सपोर्ट करें। और अगर 193 देशों में से 147 कंट्री अगर यूएन के अंदर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने वीटो नहीं लगाया तो फिलिस्तीन को आसानी से क्या मिल जाएगा, परमानेंट स्टेट का दर्जा, कहां पर, यूएन के अंदर। यानी कि यूएन के अंदर वो स्टेट के रूप में क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज। और ये उसके स्टेटहुड का दर्जा पाने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा फिलिस्तीन को अगर ज्यादा से ज्यादा देश यूएन के अंदर क्या करें, उसको सपोर्ट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि यूएन के अंदर फिलिस्तीन का जो स्टेटस है वो क्या है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का। और अगर उसको एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेट करना है यूएन में, तो उसके उसके लिए उसको पड़ेगी लगभग 2/3 कंट्रीज की हेल्प की, जो कि यहां पर अगर 147 या 150 कंट्री अगर उसको हेल्प कर देते हैं तो आसानी से ये नंबर वो क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो ये है सिग्निफिकेंस किसके लिए, फिलिस्तीन के लिए, तो जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए यूएन का परमानेंट मेंबर बनना है एक स्टेट के रूप में, किसको, फिलिस्तीन को, तो प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस ये है कि अगर मान लीजिए फिलिस्तीन को बनाना है क्या, परमानेंट स्टेट, यानी कि स्टेट के रूप में यूएन का मेंबर, तो क्या करना होगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो इसके प्रस्ताव को क्या करेगी, सबसे पहले पास करेगी। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है वहां पर क्या होगा, इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लास्ट में क्या होता है, वोटिंग होता है। और वोटिंग में साफ साफ कहा जा रहा है कि 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 193 कंट्री में से अगर 2/3 कंट्री ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट कर दिया किसको, फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन आसानी से एक स्टेट के रूप में क्या हो जाएगा, वहां पर मेंबर बन जाएगा। अभी क्या है, वो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में यूएन में है। तो ये फिलिस्तीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मैंने कहा कि हो सकता है कि P5 कंट्रियों में से, जैसे परमानेंट 5 हैं, उनमें से कुछ जो कंट्री है वीटो कर दें, लेकिन अगर P5 कंट्री वीटो नहीं करते हैं तो आसानी से अब देखोगे आप कि यूएन में जो है फिलिस्तीन को क्या मिल जाएगा, एक स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। देखिए ऐसा ही प्रयास जो है फिलिस्तीन ने जो है इससे पहले भी किया था। उसको जो है
यूएस के द्वारा क्या कर दिया गया था, वीटो कर दिया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले भी जो यूएन का फुल मेंबरशिप पाने के लिए जो है फिलिस्तीन प्रयास कर चुका है, और जिसको कि यहाँ पर यूएस के द्वारा जो है वीटो करके जो है उस प्रस्ताव को खारिज करवाया गया था 2012 में, और ये अब प्रयास 2024 में। तो लास्ट जो प्रयास फिलिस्तीन ने किया था के यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए एज अ स्टेट, तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो है वो अप्रैल 2024 में हुआ है ना, और इसमें जो है यूएस ने क्या कर दिया, यहां पर वीटो पावर कर दिया था। तो इस तरह के प्रयास पहले भी फिलिस्तीन कर चुका है, लेकिन इस बार आप देखोगे कि बहुत सारे देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इस बार जिस तरीके से इजराइल अपने दोस्तों की भी नहीं सुन रहा है, उसके कारण काफी ज्यादा दबाव इजराइल के ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये फिलिस्तीन के लिए अच्छाई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अभी जितने भी देश जिन्होंने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कही है, उसमें से अधिकतर देश जो है अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, मिडिल ईस्ट के हैं। लेकिन अब हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अब इसके सपोर्ट में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये कभी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि क्या यूएन में इसका फायदा फिलिस्तीन को मिल पाता है या नहीं। लेकिन ये जरूर ये बता रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर जो है फिलिस्तीन को लेकर के जो एक सहानुभूति है वो फिलिस्तीन के पक्ष में है, और वो देश जो पहले हमेशा से ही इजराइल के दोस्त माने जाते थे, अब वो फिलिस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है, तैयार है। तो आने आने वाले समय में इससे जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उस अपडेट को भी हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।